जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी तमाम दोस्तों को दिल खोलकर आपके इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज लूसेंट का हम लोग टॉपिक में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और साथ ही साथ महाजनपद। यह 3 टॉपिक का हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। याद कराना हमारी जिम्मेदारी है और देखना आपका जिम्मेदारी है। चलिए इसी प्यार मोहब्बत के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए नए लोग जो पहली बार जुड़े होंगे तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग तो भली भांति जान चुके हैं कि इसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद हम कराएंगे, देखना आपका जिम्मेदारी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। देखिएगा, एक वैज्ञानिक खोज किया गया था रेडियो कार्बन C14। ये रेडियो कार्बन C14 जैसी एक नवीन विश्लेषण जो है पद्धति की शुरुआत किया गया। और जानते हैं इस पद्धति के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तिथि का निर्धारण किया गया। तो इस नए पद्धति ये वैज्ञानिक पद्धति है और इस वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो है C14 के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय पीरियड 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये कार्बन C14 के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारित कितना से किया गया है, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और बात करते हैं सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है, इसकी विस्तार कैसी है, तो ये त्रिभुजाकार आकृति की है, यह ट्रायंगल आकृति की है। और भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। इस बात पर हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिएगा, तिथि निर्धारण के लिए समझ में आती है ना, तो तिथि निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 की खोज जो है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक जो थे, कौन, तो B.F. लीबी के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। तो बात समझ में आ गया। कार्बन 14 का आविष्कारक कौन थे, तो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्र जो थे आपको B.F. लीबी के द्वारा 1946 में किया था। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम रहती है, जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा क्या होता है, कम रहती है, वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है, उतना ही प्राचीन माना जाएगा। जिस वस्तु में कार्बन की मात्रा कम है तो वह वस्तु नया माना जाएगा या पुरान माना जाएगा। तो जिसमें कम मात्रा है तो वह सबसे पुरानी मानी जाएगी और ज़्यादा है तो नया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते थे। बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो आप तो जान चुके हैं 1921 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने आपको 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगले, सिंधु सभ्यता को अधऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अर्थात कांस्य जिसे ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी की बात करते हैं तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय निवासी हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी को अधऐतिहासिक क्यों बोलते हैं, कांस्य युगनी सभ्यता क्यों बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो ये बात आपके दिमाग में बात आती होगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को डाउट को कंप्लीट करते हुए चलना है कि अधऐतिहासिक जिस समय में, जिस काल में कि लिपि का तो आविष्कार तो किया गया था, बिल्कुल ये सिंधु घाटी में तो लिपि का आविष्कार किया गया, लेकिन उस लिपि को नहीं पढ़ा गया है। इसलिए इस काल को, इस समय पीरियड को, सिंधु घाटी सभ्यता को अधऐतिहासिक काल कहा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अभी तक नहीं पढ़ा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगनी सभ्यता जिसे ब्रॉन्ज एरा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि
कांसा का सबसे ज़्यादा उस समय प्रयोग किया गया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी की बात करते हैं तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय हुआ करते थे। तो ये द्रविड़ और भूमध्य सागरीय वहाँ के निवासी हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सर जॉन मार्शल जो थे महान निर्देशक हुआ करते थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महान निर्देशक थे। 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की जो है विधिवत घोषणा किया हुआ था। ये जो है सर जॉन मार्शल के द्वारा उस समय जो थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के सर्वेक्षण विभाग के महान निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। और जब खुदाई के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आधिकारिक तौर पर विधिवत तौर पर आपको सिंधु घाटी को उन्नतीय नगर है ना, तो उन्नत नगर घोषित किया गया था। 1924 में किया गया था। द गैजेटियन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात प्रकाशित किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दस्तक नदी के किनारे पर स्थित सुतकेंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल किस नदी के किनारे है तो दस्तक नदी। तो पूछता है सुतकेंडोर जो है ये कहाँ पड़ेगा तो बलूचिस्तान में। सुतकेंडोर जो है किस नदी के किनारे, तो ये आपको दस्तक नदी के किनारे। तो ये आपको पूर्वी भाग पर स्थल है, ये पश्चिमी, तो ये पश्चिमी भाग का स्थल है। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं पूर्वी स्थल की बात करते हैं। पूर्वी स्थल जो सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल किस नदी किनारे हैं तो हिंडन नदी के किनारे। कौन सा नदी, ये हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी के किनारे जो है आलमगीरपुर जो वर्तमान समय में मेरठ उत्तर प्रदेश में आपको आलमगीरपुर जो पड़ता है किस नदी के किनारे, तो ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। तो बात समझिएगा, आलमगीरपुर तो ऐसा शब्द लग रहा है कि अलमारी, आलमगीर अलमारी ऐसे शब्द का उच्चारण की तरह आ रहा है। तो अलमारी में क्या होता है, अलमारी में हैंडल होता है ना, तो हैंडल, तो ये आपको हैंडल कहने का मतलब है हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर किस नदी किनारे, तो ये हिंडल नदी के किनारे, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है जगह। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के किनारे। उत्तरी पुरास्थल की बात करते हैं, चिनाब नदी के तट पर जो है अखनौर के निकट जो है, अखनौर के निकट मांदा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर के किनारे जो है, मांदा जो है जम्मू कश्मीर के किनारे, जम्मू कश्मीर जो चिनाब नदी के किनारे मांदा पड़ता है। दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दक्षिणी पुरास्थल की बात करते हैं किस नदी के किनारे, तो गोदावरी नदी के किनारे जो है तट पर बसा हुआ है। दाइमाबाद, ये दाइमाबाद जो है अहमदनगर अब अहल्याबाई नगर कर दिया गया, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये पूछता रहता है कि दाइमाबाद किस जगह पर है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये दाइमाबाद किस नदी के किनारे, तो दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे पर है। और दाइमाबाद जम्मू सिंधु सभ्यता के किस भाग में है, तो ध्यान रखेंगे ये आपको दक्षिणी भाग में स्थित जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता था। हाँ बिल्कुल भैया था। और वैदिक सभ्यता कहते हैं तो ग्रामीण सभ्यता था। लेकिन सिंधु या सैंधव सभ्यता जो था ये नगरीय सभ्यता हुआ करता था। और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 बड़े जो है नगर प्राप्त हुआ है, ज्ञात हुआ है। उन बड़े जगहों में कौन कौन बड़े नगर में हैं, तो आप तो मोहनजोदड़ो जानते ही हैं, हड़प्पा जो है, और गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा जो है, यह जो है सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख 6 नगरों में ये जगह आता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा जो है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है।
पहली साइट जो होगा जिसे यूनेस्को 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धौलावीरा को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? 2021 में किया गया। और धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली कहाँ विकसित था? तो ये धौलावीरा में था। और इस प्रकार सिंधु घाटी की पहली साइट शामिल होने वाला कौन है यूनेस्को में? तो ये धौलावीरा ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है किस राज्य में खोजा गया? तो ये आपको हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता के बाद ये गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा खोजा गया था स्थल को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करते हैं तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो का नाम आता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर ये आपको था। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल की बात करते हैं किसकी? सिंधु घाटी की अगर बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो यह राखीगढ़ी जो है। तो राखीगढ़ी किस नदी किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे है। जो राखीगढ़ी किस राज्य में है? तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के हिसार में पड़ता है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के हिसार में आप जाइएगा तो ये राखीगढ़ी जो है इसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है सिंधु घाटी की राखीगढ़ी जो है किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। इसकी खोज कब किया गया? राखीगढ़ी के 1963 में किया गया था। 1963 में राखीगढ़ी का खोज कौन किया था? सूरजभान सिंह के द्वारा। सूरजभान के द्वारा किया गया था 1963 में। राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है जो और इस प्रकार सिंधु घाटी का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस प्रकार समझ में बात आ गई। चलते हैं लोथल और सुतकोटदा जो सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह हुआ करता था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन? तो यह लोथल। देखिए बंदरगाह देखो ना, गोदीबाड़ा देता है। गोदीबाड़ा इसी को बोलते हैं बंदरगाह गोदीबाड़ा। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है गोदीबाड़ा कौन? तो यह लोथल पड़ता है, लोथल। और सुतकोटदा जो भी है, सुतकोटदा जो है ये बंदरगाह जगह है। जोते हुए खेत जोते हुए और नक्शकारी ईंट माने कि डिजाइनदार ईंट देखते हैं ना, अच्छा डिजाइनदार किया हुआ ईंट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कालीबंगा से भैया प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। जोते हुए खेत और नक्शकारी ईंट का जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये आपको कालीबंगा से प्राप्त होती है। कालीबंगा का नाम तो कालीबंगा क्यों पड़ता है? तो यहाँ पर काले रंग का चूड़िया देखा गया था, कालीबंगा। चलिए इसको जूम कर लेते हैं, देखेंगे। धौलावीरा भारत में ये तो खोजा जा चुका है, ये तो हो चुका है। आगे देखेंगे। चलिए यहाँ से आप लोग देखना है कि सेंधो स्थल की प्रमुख नदी और उसके उत्खननकर्ता और इसके वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। ये कहाँ पड़ता है देखेंगे, देखिएगा। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। चलिए याद करिए तो हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। ये पाकिस्तान पंजाब प्रांत के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये हड़प्पा। तो हड़प्पा पूछता है किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और हड़प्पा के खोज जो है आपको दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में और साथ ही 1926 में हड़प्पा के खोज
माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। अगर दयाराम साहनी न देकर माधव स्वरूप वत्स दिया रहेगा तो इसको माधव स्वरूप वत्स 1926 में करता है। और उसके बाद व्हीलर महोदय के द्वारा 1946 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया गया था। तो 3 लोग ने हड़प्पा की खोज किया था। 1921 में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1926 में, व्हीलर महोदय 1947 में हड़प्पा की खोज किया गया था। तो ऑप्शन में दे दीजिएगा कि बताइए हड़प्पा के खोज किन किन व्यक्तियों के द्वारा, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, व्हीलर महोदय, इनमें से सभी। तो ऑल मारिएगा, ऑल सभी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो मोहनजोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी के किनारे इस पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यह मोहनजोदड़ो तो लारकाना में पड़ता है। और साहिवाल में कौन पड़ता है? तो आपको हड़प्पा पड़ता है। बात समझ में आ गया। और इसका मोहनजोदड़ो का खोज जो कराया हुआ था राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। उसके बाद मैके ने 1927 में किया। उसके बाद व्हीलर महोदय 1930 में किया था मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो को 3 लोग खोज किए हुआ था। 1922 में राखल दास बनर्जी, मैके 27 में, व्हीलर महोदय 1930 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। बात करते हैं, देखेंगे चूहोदड़ो का खोज। चूहोदड़ो जो है आपको सिंधु नदी किनारे, तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैके 1925 में और NG मजुमदार के द्वारा 1931 में चूहोदड़ो को खोज किया गया था। कालीबंगा किस नदी किनारे? तो घग्गर नदी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगा पड़ता है। अबलानंद घोष 1951 में और बीबी लाल और BK थापर 1961 में आपको कालीबंगा का खोज किया हुआ था। कोटदीजी आपको सिंधु में पड़ता है। तो ये सिंध प्रांत के खैबर स्थान जगह पर ये आपको कोटदीजी है। और कोटदीजी का खोज जो करने वाला फजल अहमद ने 1953 में किया हुआ था। रंगपुर का जो है ये प्रमुख स्थल है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे, ये गुजरात के काठीवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रंगपुर। और रंगनाथ राव ने 1953-54 में इसका खोज किया। रोपड़ आपको सतलज नदी पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका रोपड़ का खोज किया हुआ था। 1953 से लेकर 56 में इसकी खोज किया गया था। लोथल की बात करते हैं तो लोथल पूछता है तो भोगवा नदी की, ये गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज किया गया था 1954 में। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोज किया था। सूत कैंडोर जो है दस्तक नदी, ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र के किनारे पर जो कि है। और इसका खोज जो है सूत कैंडोर का खोज ऑरेल स्टाइल के द्वारा 1927 में किया गया था। उसके बाद बनवाली जो है रंगोई नदी किनारे, बनवाली पूछेगा तो क्या है? तो बनवाली तो रंगोई नदी किनारे, ये आपको पड़ेगा जगह हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और रविंद्र कुमार बिष्ट के द्वारा 1974 में किया गया था बनवाली की। धौलावीरा जो है लूनी नदी किनारे, धौलावीरा लूनी नदी जो गुजरात के कच्छ के डिस्ट्रिक्ट जो है खादिर द्वीप में पड़ता है। और धौलावीरा के खोज में JP जोशी 1967-68 में और रविंद्र कुमार बिष्ट ने 1990-91 में आपको धौलावीरा की खोज किया था। उसके बाद सोतकाह का खोज जो किया किस नदी किनारे? सादी कौर नदी पे। सोतकाह जो है किस नदी किनारे? तो सादी कौर नदी के किनारे है। और यह दक्षिणी बलूचिस्तान जगह में पड़ता है। और इसका खोज जो किया था जॉर्ज डेल के द्वारा 1962 में किया गया था। चलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराइए मत, आगे यही सब क्रॉप करके दिया गया है, देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुला हुआ करती थी। चलिए इसी बात को यहाँ पर देखेंगे, जूम कर दिया गया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। खूब अच्छे से देखना और समझते चलना है दोस्तों। घरों के दरवाजे जो हैं और खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर पीछे की तरफ पिछवाड़े की ओर खुला हुआ करते थे। और
लेकिन जानते हैं सर, लोथल जो नगर जो था, लोथल के घरों के जो है दरवाजे जो है सड़क की तरफ खुला हुआ करता था। एक अपवाद के तौर पर जो है लोथल, तो लोथल का एक जो ऐसा नगर जो था उसके दरवाजे जो थे और खिड़की जो है सड़क की तरफ खुला हुआ करता था, और जितनी भी जगह है उनके सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुला करता था। कारण भी जान लीजिए, लोथल तो ये तो गोदी बाड़ा था, एक बंदरगाह जगह था, और माने कि उसको देखने के लिए ही आगे की तरफ में सड़क से आपको कैसे देखेंगे, तो आगे जो सड़क जो बने हुए थे उसको देखने के लिए उसके दरवाजे के सामने खिड़कियां खुली रहती थी। बात करते हैं सिंधु सभ्यता की में मुख्य फसल कौन कौन थी, तो आपको गेहूं और ज्वार जो था, गेहूं और जौ जो हुआ करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो ये शहद मध का प्रयोग किया करते थे मिठास के लिए। मिट्टी से बने हल का शख्स कहाँ से, तो मिट्टी से बनवाली, तो मिट्टी का हल मिलता है कहाँ से, तो मिट्टी से बनवाइए, तो मिट्टी का बना हुआ कहाँ, तो बनवाली। तो हल टूटता है तो क्या करते हैं भाई, हल अगर टूट जाएगा तो क्या करेंगे, बनवाएंगे ना, तो बनवाली से मतलब हो गया ना, हल टूटा तो क्या किए, बनवा लिए, तो कहाँ बनवाइएगा, तो बनवाली में। हल टूट गया तो बनवाइएगा कहाँ, तो बनवाली में। याद हो गया ना, समझिए आगे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिलते हैं, तो ऐसे भी जानिए। तो चावल को क्या कर देते हैं, चावल को क्या करते हैं, रंग देते हैं, तो रंगपुर। चावल को देखते हैं ना पूजा में रंगा जाता है, तो रंगपुर, और रंगने के बाद किस में रखते हैं, तो थाल में रखते हैं, तो लोथल। तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाना का साक्ष्य मिलता है, चावल का दाना, और वहीं जो है धान की खेत का प्रमाण भी मिलता है। तो बताइए भैया, जहाँ चावल जहाँ चावल रहेगा वहाँ पर धान नहीं मिलेगा, तो धान से ही ना चावल निकाला जाता है। तो धान का खेती का प्रमाण आपको रंगपुर और लोथल से भी मिलता है, और चावल के दाने का साक्ष्य भी रंगपुर और लोथल से ही मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है, बिल्कुल बात सही है। तो लोथल से ही आपको, लोथल में ही चावल, तो थाल लोथल, तो लोथल लग रहा है कि थाल शब्द का उच्चारण रहा है, तो चावल को किस में रखिएगा, तो थाल में रखिएगा। और लोथल को जो है किस नदी किनारे, तो लोथल जो है भोगवा नदी किनारे, लोथल तो थाल में रख भगवान के भोग लगाते हैं ना, तो चावल का भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाइए चावल का, तो ये लोथल जगह है भोगवा नदी किनारे। तो चावल का साक्ष्य भी मिलता है, तो लोथल जो है यहाँ से ही मिलता है। चलिए बात करते हैं गुरु। सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से सिंधुकालीन घोड़े का अस्थि पंजर मिलते हैं। घोड़ा का जो है पाँव मिलता है, अस्थि पंजर, ये घोड़ा की पाँव इसी तरह रहता है, घोड़ा का टापू दिल की आकृति की तरह होता है, ठीक है ना, इसी तरह थोड़ा सा मिलता हुआ। तो ये घोड़े के अस्थि पंजर कि उसका पैर जो है, पैर कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। घोड़े के अस्थि पंजर दे देगा सुतकोटदा, तो हाँ भाई सुतकोटदा। लोथल तो भाई हाँ लोथल से बिल्कुल सही है, और कालीबंगा से बिल्कुल बात सही है। ये तीनों जगह से घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। देखिएगा, माप तौल के लिए जो है, माप तौल के लिए इकाई जो संभवतः कितने के अनुपात में था, तो 16 के अनुपात में हुआ करता था। तो 16 के अनुपात में जो है माप तौल की इकाई था, 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के लोग जो है यातायात करने के लिए कि आने जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो 2 पहिए और 4 पहिए वाले बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। तो उस समय हेलीकॉप्टर थोड़े था, मोटरसाइकिल थोड़े था, उतना विकसित नहीं था। तो यातायात के लिए, आने जाने के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। समझ में आया बात करते हैं यहाँ पर। देखिए उस समय की बात, व्यापार में जो है व्यापार भी किया करते थे।
विदेशों से सिंधुकालीन जो है व्यापार विदेशों से किया करते थे। तो आयातित वस्तु जो है कहाँ कहाँ से आयातित किया जाता था। तो ये आपको बात करते हैं तांबा। तांबा कहाँ से लिया जाता था, तो खेतड़ी जो है राजस्थान में पड़ता है। तो इसके बाद बलूचिस्तान और ओमान से तांबा को आयातित किया जाता था। आयात मतलब मंगाया कहाँ से जाता था, तो तांबा को खेतड़ी से और बलूचिस्तान से और ओमान से मंगाया जाता था। चांदी कहाँ से आयातित किया जाता था, तो अफ़गानिस्तान और ईरान से आपको चांदी की प्राप्ति कहाँ से किया जाता था, तो आपको अफ़गानिस्तान और ईरान से चांदी की प्राप्ति किया गया। सोना, तो ये आपको कोलार तो आप तो जानते हैं ये कर्नाटक में पड़ता है। तो ये आपको कर्नाटक और अफ़गानी और ईरान से ही आपको सोना की प्राप्ति किया जाता था। तो कर्नाटक, अफ़गानी और ईरान से सोना की प्राप्ति किया गया। टीन कहाँ से लाया जाता था, अफ़गानिस्तान और ईरान से। अफ़गानिस्तान और ईरान से क्या लाया गया, तो आपको ध्यान रखेंगे टीन और चांदी ये दोनों जो है आयातित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे। गोमेद जो है ये पत्थर है। गोमेद क्या है, पत्थर है। इस गोमेद की प्राप्ति कहाँ से, तो ये सौराष्ट्र से गोमेद की प्राप्ति किया गया। लाजवर्त ये पत्थर भी है, ठीक है ना, तो मेसोपोटामिया से लाजवर्त, तो मेसोपोटामिया है ना। सीसा कहाँ से, तो ईरान। सीसा की प्राप्ति किया जाता था, ईरान से मंगाया जाता था। तो ये सिंधु काल में विदेशी वस्तुओं से व्यापार किया जाता था, मंगाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है स्नानघर संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो कौन होगा, तो ये स्नानघर जो है मोहनजोदड़ो है। तो ये पूछता है कि स्नानघर की प्राप्ति कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। तो मोहन कहाँ स्नान करता था, तो मोहन स्नान करता था ना स्नानघर में। तो ये आपको मोहनजोदड़ो से स्नानघर। और इस प्रकार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है ये आपको स्नानघर है। और इसके मध्य में स्थित जो है स्नान कुंड जो है इसकी मीटर में लंबाई है 11.88 याद रखेंगे, 11.88 मीटर लंबा। और चौड़ाई की बात करते हैं 7.01 मीटर की चौड़ाई है। और इसकी गहराई की बात करते हैं 2.43 की गहराई पर ये जो है स्नान कुंड की स्थिति के बारे में बताया गया है। जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। तो स्नानघर की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से। इसकी मीटर में लंबाई 11.88, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर गहराई पर है। बात समझिए। अग्निकुंड जिसे अग्निकुंड या अग्निवेदी की जानकारी। अग्निकुंड कहाँ से मिलता है भाई, तो ये आपको लोथल और कालीबंगा से। तो ये आपको लोथल और कालीबंगा से आपको अग्निकुंड या अग्निवेदी की प्राप्ति होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता जिसको क्या बोले पशुपति नाथ की मूर्ति मिलती है। तो आपको ध्यान रखेंगे 3 मुख वाले देवता की प्राप्ति जो होती है जिसे पशुपति के नाम से जाना गया। इस पशुपति देवता की प्राप्ति किस जगह से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से। और उनके चारों ओर जो है इस पशुपति नाथ के चारों ओर जो है कौन कौन जानवर, हाथी है बिल्कुल है, गेड़ा है बिल्कुल है, चीता है बिल्कुल है, और भैंसा। तो ये 4 गो जो है जानवर हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा विराजमान है। ऑप्शन बताइए, बाघ है नहीं है। ध्यान रखेंगे ये 4 जो है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जो है ये पशुपति नाथ जी के मूर्ति के अगल बगल चारों ओर पाए गए हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय की जानकारी थी, नहीं थी। गाय से जानकारी थी। देखिए क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे।
गाय की बताइए, बैल की है, बैल मिल जाएगा तो गाय नहीं मिलेगा। सेंस समझने की बात करिए कि गाय वाला मोहर प्राप्त नहीं होता है, गाय वाली मोहर की प्राप्ति नहीं होती है, यही बात है। और ये दरोगा में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था घुमाकर। चलिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। मोहनजोदड़ो से नृत्य की एक कांस्य की मूर्ति मिलती है जिसे नटराज कहा गया। तो नटराज की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। तो हड़प्पा के मोहरों पर जो है सबसे ज़्यादा एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। कहाँ से? तो आपको हड़प्पा से मिलता है। और यहाँ से प्राप्त जो है आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकली हुई पौधा दिखलाया गया है। ठीक है, स्त्री के गर्भ से, उसके नाभि से, इसके स्त्री के नाभि से जो है पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको हड़प्पा से मिलती है, हड़प्पा से मिली हुई है। और ये किस पर दिखाया गया है? तो ये आयताकार मोहर पर जो है मोहनजोदड़ो के जो मोहर जो थे उस पर दिखलाया गया है। स्त्री के गर्भ से, नाभि से निकला हुआ पौधा ये हड़प्पा से दिखलाया गया है। और वहाँ के हड़प्पा के मोहर जो है सबसे ज़्यादा किस पशु का चिन्ह मिला हुआ है? तो एक सींग वाले पशु का चित्र मिला हुआ है ना। ध्यान रखें इस बात को। मनका बनाने का कारखाने, मनका क्या है? मनका जैसे कि चूड़ी हो गया, जो कॉस्मेटिक है ना, कॉस्मेटिक जो दुकान बोलते हैं ना उसको, ये मनका बनाने के कारखाने जो लोथल और चूहड़ों से मिलता है। मनका बनाने का कारखाना जो है लोथल और चूहड़ों से मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मनका बनाने के कारखाना कहाँ? लोथल और चूहड़ों से जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है, उस लिपि जो बात करते हैं तो भावचित्रात्मक बोला गया है। तो भावचित्रात्मक, तो बताइए ये क्या है? मछली है, मछली। तो इसी तरह इस चित्र को देखकर ही ना पता लगाया जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये इसी तरह चित्र है। तो इसी तरह चित्र को देखते हुए बोला गया है, इस चित्र को भावचित्रात्मक बोला गया, इस लिपि को भावचित्रात्मक। और ये लिपि जो है आपको दाहिने से बाएं और लिखा जाता है। तो दाहिने से जैसे कि ABCD, तो ये आपको दाहिने से बाएं की तरफ, दाहिने से बाईं की तरफ लिखा जाता था। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति जो था बाईं से दाहिनी और दूसरी जो था हुआ करता था दाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। ये अभिलेख की बात करते हैं। और ऐसे अभिलेख में पूछेगा तो अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की तरफ। जैसे कि ABCD हो गया ना, फिर से यहाँ से EFGH इस तरह लिखा जाता था। समझिए, ऐसे चलता था। ये लिपि ऐसे चलते थे। समझ में बात आ गया? सांप की तरह। अब देखिएंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला पहला सभ्यता कौन था? तो सुमेरियन सभ्यता जो है सुंदर लिखने के लिए ये जाना जाता था। तो सुंदर लिखने वाला सभ्यता का विकास जो कहाँ किस सभ्यता में हुआ था? तो ये सुमेरियन सभ्यता में हुआ था, सुंदर लिखने की कला। इसलिए इस सभ्यता का सुंदर लिखने की कला होने के चलते इस सभ्यता को क्या बोला गया? सुमेरियन सभ्यता कहा गया। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का उपयोग करते थे? तो ये आपको ग्रिड पद्धति का अपनाते थे।
ग्रिड पद्धति क्या है? एक माप तौल की एक वैज्ञानिक पद्धति है। एक वैज्ञानिक पद्धति हुआ करता था कि दीवारें सीधी होगी, घर टेढ़ा नहीं होगा, ऐसे टेढ़ा नहीं होगा। तो इसका दीवार सीधा हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसी को ग्रिड पद्धति देखे होंगे, आपके घर पर आता होगा वहाँ पर मिस्त्री बनाने के लिए, तो वहाँ पर पानी एक नली वाला पानी का प्रयोग करता है, उसमें पानी भरकर देखता है कि ये ऊंचाई पर सही है या इसका ढलान सही है कि नहीं। एक साहुल का भी प्रयोग करता है, घर बन रहा है तो नाप कर देखता है, यहाँ पर साहुल गिरा कर देखता है, ऐसे रहता है साहुल का प्रयोग। साहुल का प्रयोग किया था, ये ग्रिड पद्धति का अपनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो मेहुला शब्द का प्रयोग जो है, मेहुला शब्द का अभिप्राय किससे है? तो आपको सिंधु सभ्यता से ही है। देखो, मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो है एक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको मेहुला शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो यह मेहुला शब्द जो है सिंधु सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा मेहुला शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो आपको सिंधु सभ्यता के लिए किया गया था। मेहुला शब्द किस सभ्यता के अभिलेख में देखा गया? तो मेसोपोटामिया के सभ्यता में देखा गया, ठीक है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित जो है वर्ग के हाथों में था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सिंधु संस्कृति की शासन व्यवस्था किसके हाथों में था? तो आपको वर्णित वर्गों के द्वारा उसमें शासित व्यवस्था जो शासन चलाया था, वर्णित है ना, वर्णिक वर्गों के हाथों में था, न कि व्यापारियों के हाथों में था, वर्णित वर्गों के हाथों में। अब देखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कैसे बोला है? तो पीगट महोदय ने आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है, ठीक है ना। जैसे कि हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा राजधानी, उसी तरह आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पीगट महोदय के द्वारा बोला गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को किस रूप में पूजा करते थे? तो उर्वरक देवी के रूप में पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती माता की जो पूजा करते थे किस रूप में? तो उर्वरक के देवी के रूप में पूजा किया करते थे, कि अनाज पैदा करती थी, इसलिए उर्वरक के देवी के रूप में पूजा करते थे लोग। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलती है। वृक्ष की पूजा करते थे और शिव जी की पूजा भी प्रचलित थी आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जानते हैं क्या है? ऐसे है, ये हो गया आपको स्वास्तिक चिन्ह। यही स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो स्वास्तिक चिन्ह का जो है हड़प्पा से मिलती है, और जो इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह किस लिए? तो यह सूर्य को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है स्वास्तिक चिन्ह, जो हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है। सिंधु घाटी के नगरों में जो है, सिंधु घाटी में कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलता है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें मंदिर का मंदिर नहीं था। उर्वरक के रूप में तो किसको पूजा करते थे? तो धरती माता को, है ना, धरती को पूजा करते थे। उसके बाद वृक्ष का पूजा करते थे और शिव भगवान को पूजा करते थे। लेकिन सिंधु घाटी के नगरों में आज तक ले कोई मंदिर मिलने का कोई जानकारी नहीं है। गुप्त काल से ही मंदिर का विकास का शुरू हुआ था। मंदिर का विकास कब? तक गुप्त काल में, गुप्त साम्राज्य से। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मंदिर की जानकारी अवशेष मिलता है? नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। तो क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना सबसे ज़्यादा किया जाता था?
तो ये आपको मातृ देवी को धरती माता बोला गया, धरती माता उर्वरक को बोला गया। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड, पशुओं में सबसे ज़्यादा होता है ना, तो पशुओं में किस पशु को पूजा किया जाता था, तो कुब्बड़ वाले सांड, आज भी उसकी पूजा किया जाता है महादेव के रूप में, ठीक है ना, महादेव जी की सवारी। और इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। और ये पशुओं में सबसे ज़्यादा प्रिय पशु में कौन थे, तो आपको कुब्बड़ वाले सांड प्रयोग में उनकी पूजा किया जाता था। स्त्री मूर्ति की सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सेंधो सभ्यता कि जो समाज जो था कैसा, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, तो ये आपको मातृसत्तात्मक हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की समाज किस पर आधारित था, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, तो मातृसत्तात्मक। कैसे अनुमान लगाया गया, क्योंकि मिट्टी के सबसे ज़्यादा मूर्ति मिलता है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सेंधो सभ्यता की समाज जो है मातृसत्तात्मक हुआ करती थी। मातृ उर्वरक के देवी के रूप में पूजा किया गया था, इसलिए सेंधो सभ्यता जो मातृसत्तात्मक थी। अब आपके बात दिमाग में आता है भाई मातृसत्तात्मक क्या है। जैसे कि आपका नाम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो बताते हैं, तो पूछते हैं आपका पिता का नाम क्या है, सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं, पिता का नाम पूछा जाता है, तो ये हो गया पितृसत्तात्मक। और मातृसत्तात्मक क्या, माता का नाम पूछा जाएगा, माता का नाम, तो ये हो गया मातृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक माता का महत्व उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में था, लेकिन आज के समय में पितृसत्तात्मक है। सेंधोवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। किन दो वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। तो ये पहनने के लिए कौन, तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए जो है सेंधोवासी मछली पकड़ना और शिकार करना और पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपाल पर चौसा खेलना, ये ऐसे साधनों का प्रयोग किया करते थे। तो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए सेंधोवासी जो मछली पकड़ा करते थे, शिकार किया करते थे और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपाल पर जो है चौरस खेला करते थे, पासा खेला करते थे, ये वही था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइनिंग किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। तो काला रंग से काला रंग का डिजाइन कर प्रयोग जो है लाल मिट्टी का बर्तनों पर प्रयोग किया करते थे। किस रंग का, तो काला रंग का डिजाइन प्रयोग किया करते थे लाल बर्तनों पर। क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे, नहीं थे। लोहा से नहीं थे, न लोहा से न तलवार से, न लोहा न तलवार से परिचित नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि कालीबंगन एकमात्र जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। बिल्कुल है भाई, जिनका निचला जो शहर जो है समान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ करता था। तो कालीबंगा एक ऐसा जो है हड़प्पा स्थल जो है जिसका निचला भी शहर जो है जो सामान्य लोगों के लिए रहने के लिए भी किला से घिरा हुआ है, मन के बाउंड्री से घिरा हुआ है। ये घर हो गया, इसका बाउंड्री जो है घिरा हुआ है, चारों ओर से बाउंड्री से घिरा हुआ है। ये ऐसा एकमात्र जो है हड़प्पा स्थल कौन सा मिलता है, तो ये कालीबंगा जो है, कालीबंगा की बाउंड्री से घरों जो होते हैं उसके घर जो है बाउंड्री से घिरा हुआ था, जो समान लोग जनरल लोगों के लिए जो है, मन कि जैसे कि आम लोग है ना, जैसे कि आम लोग के लिए ये बाउंड्री भी सुरक्षा के लिए भी घेरा लगा हुआ था, कालीबंगन के लोगों के लिए भी, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा जगह मिलता है। बात समझ में आ गया। अब देखेंगे
कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली रंग का चूड़िया। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काला रंग का चूड़िया। बेंगल मतलब क्या होता है? चूड़िया होता है, तो काला रंग का चूड़िया। और यहाँ से पूर्व जो है हड़प्पा अस्त्रों को खोज न के खेत जोते हुए जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण पत्र मिलता है। देखिएगा, अग्नि पूजा तो आप समझ, अग्नि वेदी भी पूरा मिला हुआ था हड़प्पा से। अग्नि पूजा का प्रथा यहीं से शुरू हुआ था। और जोते हुए खेत तो कालीबंगा से मिलता है, ठीक है ना। पर्दा प्रथा, पर्दा कौन सी प्रथा? पर्दा प्रथा मैंने चेहरे पर जो नकाब लगाया जाता था, है ना। आज भी घूंघट इसको बोलिए, घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा उसी को बोलते हैं। और वेश्यावृत्ति, हाँ, सेक्स वर्कर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्स वर्कर। तो उसमें पर्दा प्रथा भी था और सेक्स वर्कर भी हुआ करते थे। ये सिंधु घाटी में प्रचलित भी था, ठीक है। बात करते हैं कि शवों को जलाए जाने। हाँ, बिल्कुल बात सही है। वहाँ पर जो कोई व्यक्ति मर जाते थे उसको शव को जलाए जाने और गाड़े जाने दोनों की प्रथा था। तो जलाया भी जाता था और ज़मीन में उसके गाड़ भी दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाए जाने, तो ये आपको दफनाया कहाँ जाता था? तो हड़प्पा में दफनाया जाता था। अब मोहनजोदड़ो में क्या किया गया? तो मोहनजोदड़ो में आपको जलाए जाने की प्रथा विद्यमान थी। तो कहाँ जलाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। तो मोहन को क्या कर दीजिए? जला दीजिए। हड़प्पा में क्या हो गया? तो आपको शव को दफनाए जाने की जानकारी मिलती है। तो दफनाइएगा कहाँ भैया? दफनाइएगा आपको हड़प्पा में और जलाइएगा कहाँ? मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। ये शव जलाए जाने की प्रथा थी। लोथल और कालीबंगन में जो है आपको लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिलती है। माने कि एक लाश के पास जो है, एक लाश के पास माने कि 2 लाश मिला हुआ था। इसी को शवाधान बोलते हैं। एक साथ 2 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य क्या मिलता है? देख रहे हैं ना, ये 2 लोगों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो आपको लोथल और कालीबंगन से। तो एक साथ 2 लोगों की दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ? तो कालीबंगन और लोथल से मिलता है जानकारी। समाधान, जुगल समाधान आपको कालीबंगा और लोथल से मिलती है। आगे बढ़ते हैं सर। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः, तो ये जो है किसी ना किसी रूप में सिंधु घाटी सभ्यता विनाश हो जाता है। जो जन्मा है उसका तो नाश तो होगा ही। तो सिंधु सभ्यता का विनाश जो है सबसे प्रभावी कारण क्या है? क्या बताया गया है? बाढ़ था। बाढ़ जब आने से वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता तहस नहस हो जाती है। और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा गया? आग में जो मिट्टी को पका दीजिएगा उसी को टेराकोटा कहा गया। तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया, टेराकोटा। और इस प्रकार से आप समझ में बात आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता या लूसेंट का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, बस इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार वीडियो देख लें, दोबारा आपको देखने का और याद करने का जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर है। तो बस आप वीडियो पर बने रहेंगे। अब चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद वैदिक सभ्यता देखेंगे। एक साथ दोनों सभ्यता पढ़ लेते हैं। चलिए बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है चैप्टर नंबर 4। वैदिक काल का विभाजन को 2 भाग में बांट दीजिए। एक भाग में बांटिए ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल को जो बांट रहे हैं तो इसका समय पीरियड जो है आपको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और वहीं जो दूसरी भाग में बांटे हैं उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक का काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये बातें दोनों समझ लीजिएगा। दोनों बात समझ में आ गया।
तो आपको 1000 से लेकर आपको 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल बोला गया है, जबकि ऋग्वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। और यह वैदिक काल को 2 भागों में बांटकर स्टडी करेंगे। चलिए बात करते हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफ़गानिस्तान में बसे हुए थे। ये आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ बसे हुए थे? पंजाब में और अफ़गानिस्तान में आकर बस गए। और मैक्स मुलर ने, एक जो थे इतिहासकार जो है मैक्स मुलर ने, आर्यों का मूल निवास स्थल कहाँ बताया हुआ था? ये आर्य जो है ईरान से आए थे। कहाँ से? ईरान से आए हुए हैं। और ध्यान रखेंगे आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। अब देखेंगे मैक्स मुलर ने इनको जानकारी जो है ये बताए हुए, तो मध्य एशिया से आए हुए हैं। आर्य कहाँ से आए हुए हैं? तो मध्य एशिया से मैक्स मुलर साहब ने बताए हुए हैं। और आर्य जो है कहाँ आके बसे हुए थे? पंजाब और अफ़गानिस्तान में आके बस गए थे। आर्यों के द्वारा जो निर्माण जो है सभ्यता कौन सी कहलाई? तो यही आपको वैदिक सभ्यता कहलाई। बात समझ में आ गया? ये आपको वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, विकसित सभ्यता नहीं थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या वैदिक सभ्यता शहरी सभ्यता था? शहरी नो नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी था, न कि वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण था, ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा जो है, आर्यों की भाषा क्या था? यह संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसे थी? तो ये आपको भाषा संस्कृत हुआ करती थी, संस्कृत। चलिए बात करते हैं आर्य शब्द जो है भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? तो भाषा को समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया है। चलिए उस 5 भागों को प्रशासनिक तौर पर जो चलाया जाता था वो सबसे पहले कुल हुआ करता था, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र हुआ करता था। तो इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाई में कौन कौन शामिल थे? तो ध्यान रखेंगे आर्यों के प्रशासनिक इकाई में ध्यान रखेंगे कौन कौन से इकाई शामिल था? तो कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र हुआ करते थे। और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहा गया, ग्राम का मुखिया को ग्रामीणी कहा गया। और विश्व के प्रधान को विस्पति कहा गया। विश्व के प्रधान को विस्पति और ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा गया। और जन का प्रशासन को राजन कहा गया। जन के शासन को राजन कहा गया। समझ में बात ही आ गया। और राज्याधिकारियों को पुरोहित, राजा मन के राज्य के जो अधिकारी हुआ करते थे उसको पुरोहित कहा गया। राज्य के अधिकारियों को पुरोहित कहा गया या सेनानी कहा गया, सेनानानी कहा जाता था, सेनानानी कहा गया। और वशिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित हुआ करते थे। वशिष्ठ जो हुआ करते थे, वशिष्ठ ऋषि हैं, ये ऋषि लोग हैं। और विश्वामित्र जो है उदार पुरोहित, मतलब कि सबके पूजनीय हुआ करते थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि जो है ये उदार पुरोहित थे। कोई भी इनको अपने बुला सकता था, कोई अपने घर में बुला सकता था। तो इसलिए इनको उदार पुरोहित को वशिष्ठ और विश्वामित्र को उदार पुरोहित कहा गया है। नहीं, वशिष्ठ जो थे रूढ़िवादी विचारधारा के थे, रूढ़िवादी विचारधारा के थे। लेकिन विश्वामित्र जो थे ये उदार पुरोहित थे। विश्वामित्र जो है सभी के घर जा सकते थे, लेकिन ये आपको वशिष्ठ जो थे रूढ़िवादी विचारधारा के थे। माने कि आप एक आदमी के घर जाएंगे, एक पुरोहित के घर जाएंगे तो उसी के घर जाएंगे, दूसरे के किसी के घर नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को रूढ़िवादी विचारधारा जो है वशिष्ठ थे। और पुरोहित में उदारवादी में कौन थे? विश्वामित्र हुआ करते थे। चलिए बात करते हैं सूत और रथकार कमादी नामक जो अधिकारी जो है रत्ती कहे जाते थे।
इनकी संख्या जो है राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। समझिए, बात करते हैं रत्ती क्या है। रत्नी कहा गया, रत्ती नहीं, रत्नी क्या थी। क्वेश्चन पूछेगा वैदिक काल में रत्नी किसको बोला गया है, किस अधिकारी को। सूत या रथकार कमादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा गया। रत्नी, ये क्वेश्चन पूछा गया। रत्नी समझ में आ गया। रथकार और कमादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा गया, जिनकी संख्या राजा सहित कितना हुआ करता था, 12 हुआ करता था रत्नी। चलिए बात करते हैं पूरब देखिएगा, पूरब जो है दुर्गपति। बात करते हैं पूरब क्या थे, तो दुर्गपति मन के किला को देख रेख करने वाले को क्या बोला गया, पूरब बोला गया, पूरब। और स्पर्श, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। ठीक है, जनता की गतिविधियों को देखने वाली संस्था को क्या बोला गया, स्पर्श बोला गया है। और दुर्ग को देखने वाले अधिकारी को क्या बोला गया, दुर्गपति बोला। दुर्ग को देखने वाले अधिकारियों को पूरब कहा गया। स्पर्श जो है गुप्तचर विधियों को, जनता को देखने वाले स्पर्श बोला गया। और वाजपति क्या हुआ करते थे, उस समय अधिकारी थे बजपति का काम क्या था, तो ये गोचर भूमि को देखने वाले अधिकारी। तो बजपति वैदिक काल में इनका काम क्या था, तो गोचर भूमि को अधिकारी को बजपति कहा गया है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य के साथ बने रहना है भाई। उग्र क्या है, उग्र क्या है, ये अपराधियों को पकड़ने का काम करती थी। वैदिक काल में उग्र विभाग किस पे काम करती थी, तो ये उग्र विभाग जो है अपराधी को पकड़ने के लिए। और बजपति जो था ये गोचर भूमि के अधिकारी थे। उसके बाद स्पर्श जो कौन था, तो ये आपको जनता की गतिविधियों को देखने के लिए। दुर्गपति जो थे पूरब हुआ करते थे, दुर्ग किला को देखने वाले। और रत्नी तो समझ में नहीं, रथ के अधिकारियों को रत्नी कहा गया। भागदूम जो है, भागदूम राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या बोला गया, भागदूह बोला गया। भागदूह बोला गया है, भागदूह। तो क्वेश्चन पूछेगा वैदिक काल में भागदूह का काम क्या था, तो राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को भागदूह बोला गया है। बात समझ में आ गया। उग्र क्या काम करते थे, अपराधी के पकड़ते थे। बजपति का काम क्या था, तो गोचर भूमि के अधिकारी हुआ करते थे। तो बस इतना ही याद रखना है। स्पर्श क्या था, तो ये आपको जनता के गुप्तचर विभाग हुआ करते थे। याद, आशा करते होंगे याद हो गया होगा। अब देखेंगे सर कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ऋग्वेद में न्यायाधिकारी की उल्लेख किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाले समिति थी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा सभा और समिति क्या थी, तो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी सामान्य जनता के लिए, स्व से समान, स्व से समिति है ना, समान जनता। समिति जो थी कौन, समान जनता के लिए समिति। और सभा जो थे श्रेष्ठ लोगों के लिए देखने का काम करते थे। तो ये सभा और समिति का काम समझ में आ गया ना। श्रेष्ठ लोगों का देखने का काम कौन था, तो ये कब सभा करती थी। और समान लोगों को जनता के देखने का काम करती थी कौन, समिति हुआ करती थी। और इसके अध्यक्ष को क्या बोला गया, इन दोनों के अध्यक्ष को ईशान कहा गया। इनके अध्यक्ष को क्या बोला गया, ईशान कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। ईशान किसको बोला गया, सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। स्त्री सभा और समितियों में भाग ले सकती थी,
हाँ भैया, ये सभा में भी और समिति में भी स्त्री भाग लिया करती थी। ये बिल्कुल बात सही था। अब देखिएगा, युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? युद्ध जब हुआ करता था, कबीले का नेतृत्व जो है राजा किया करता था। युद्ध में राजा ही नेतृत्व किया करता था कबीले का। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया। गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। युद्ध में किस शब्द का प्रयोग किया था? गविष्टि शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। गायों की खोज होता है, गायों की खोज। देखिएगा, दशराग्य की उल्लेख जो है, कौन सा युद्ध? दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपको ऋग वेद में मिलता है। ऋग वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में मिलता है। दशराग का उल्लेख जो है किस वेद में? तो ऋग वेद में। ऋग वेद के किस मंडल में दशराग की चर्चा किया गया है, युद्ध हुआ है? तो 7वें मंडल में। अब देखिएगा, दशराग युद्ध जो है, दशराग्य युद्ध जो है आपको किस नदी के किनारे? तो आपको परुशनी। तो ये क्वेश्चन पूछता है परुशनी। तो रावी का जो है, रावी नदी जो है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुशनी। तो यह दशराग युद्ध किस नदी किनारे? परुशनी नदी या रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया। और इसमें सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, दशराग युग जो है ऋग वेद के 7वें मंडल में तो उल्लेख तो मिल गया। परुशनी रावी नदी के तट पर हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया। और इस युद्ध में, दशराग युद्ध में किसके विजय हुआ? सुदास की विजय हो गया भाई, सुदास का विजय हुआ। दशराग युद्ध में किसका विजय हुआ? तो सुदास का विजय। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है। किस नदी? परुशनी, जिसके परुशनी रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी है। ध्यान रखेंगे, किनके बीच में? सुदास और जन के बीच में लड़ा गया। याद हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितना? 118 और महापुराणों की संख्या 18 गो है, 108। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या कितना? 6 जो है, 6 वेदांग है। ऋग्वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था। तो क्वेश्चन पूछता है, क्या ऋग्वैदिक समाज जो था में वर्ण व्यवस्था था? हाँ भैया, ऋग्वैदिक समाज जो वर्ण व्यवस्था में ये शामिल था। तो ये 4 वर्णों में शामिल था। चलिए, ये वर्ण जो हुआ थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। तो ऋग्वैदिक समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर, जाति पाति पर आधारित ये व्यवस्था हुआ करता था। यह विभाजन व्यवस्था जो था किस पर आधारित था? तो ये व्यवस्था, विभाजन जो किया गया था, व्यवसाय पर आधारित थी। और ध्यान रखेंगे, व्यवसाय पर आधारित है। तो ये व्यवस्था जो थी जाति की, कैसी? तो ये जाति नहीं कि आपको राजपूत है तो राजपूत, कायस्थ है तो कायस्थ, गुप्ता है तो गुप्ता, इस पर आधारित नहीं है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये जाति वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कार्य के आधार पर था। जैसे कि लोहा का काम करने वाले लोहार कहलाए, कृषि के काम करने वाले कुशवाहा कहलाए, है ना, सोना का काम करने वाले सोनार कहलाए, है ना, और युद्ध लड़ने वालों को राजपूत कहलाए। ठीक है ना? तो ऐसे व्यवस्था में ये आपको ऋग्वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, न कि जाति पर आधारित नहीं था। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जाति का रूप जो है आज देखने को मिलता है। वही जो है अब शादी विवाह का भी संबंध, जैसे कि लोहार में ही शादी, सोनार में ही, राजपूत, ऐसे व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बन गया। और यह एक समूह में ही एक आज आपस में प्रतिद्वंदी के रूप में सभी जाति आपस में लड़ रहे हैं। हमारा जात मजबूत है। यार, जात पात ख़त्म करो। चलिए बात करते हैं ऋग्वेद में 10वें मंडल में
पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया है और इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है चतुष्वर्णीय समाज वर्ग की व्यवस्था विभाजन देखने को मिलता है। और इसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है, सुनिएगा। ब्राह्मण परम पुरुष मुख से पैदा हुए हैं, मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघाओं से और शूद्र उनकी पैर से उत्पन्न हुए हैं। ये आपको ध्यान रखेंगे। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था जो बताया गया है। ब्राह्मण क्या होगा, ब्राह्मण जो है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ब्राह्मण की आपको मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है भुजाओं से और आपको वैश्य जो होंगे जंघाओं से और शूद्र जो है पैरों से। अब समझिएगा, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे ब्राह्मण जो समाज है वो क्या करेंगे। वो वहाँ की उस समय की बात थी, आज भी इस बात को देखा जाता है। मुख से मतलब कि देखते हैं वेद का पाठ या पढ़ाने के काम या कोई भी काम है तो ये ब्राह्मण में अग्रणीय है, इस बात को दोहराया नहीं जा सकता है, अग्रणी है। और ये क्षत्रिय जो हुआ करते थे लड़ाकू हुआ करते थे, लड़ाकू। तो जब लड़ेगा कैसे भाई, तो बाजू बल से ही न लड़ेगा ना, आपको हाथ पैर से ही न लड़ेगा। तो ये रक्षा का काम में क्षत्रिय हुआ करते थे। वैश्य जो हुआ करते थे जंघाओं से। जंघाओं मतलब क्या हो गया कि ये जंघा मतलब कि पैर के वाला जंघा नहीं, तो ये जंघा कहने का मतलब हो गया समाज का जो है एक बैकबोन की तरह, एक क्या है, एक सपोर्ट की तरह। मतलब कि वैश्य क्या काम करेंगे, ये बिजनेस का काम करने के लिए करेंगे। और शूद्र पैर का मतलब है धरती, क्या, धरती। तो शूद्र क्या हो गया, पैर से, तो धरती हो गया। तो ये शूद्र जो है कृषि के काम कर देंगे, खेती बाड़ी का काम ये शूद्र किया करते थे, इसलिए इसे पैर बोला गया। पैर के नीचे क्या होता है, तो ये धरती रहता है। तो इसलिए इस सेंस में इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन मेरी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये बातें ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं बनाना है, बस आपको एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, इस बात को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आर्यों का जो समाज था कैसा। तो आर्यों का समाज जो है पितृसत्तात्मक, और ये ध्यान रखेंगे मातृसत्तात्मक कहाँ था, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मातृसत्तात्मक था, लेकिन आर्यों का जो समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहा गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहा गया, जिसका मुखिया पिता हुआ करता था, जिसे कुलप कहा गया है, उसको कुलप कहा गया। परिवार के मुखिया को क्या कहा, कुलप कहा गया। और स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। हाँ भाई, बिल्कुल भाग लेती थी। और उसके बाद बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा की प्रचलन ऋग्वेद में नहीं था। उसके बाद विधवा अपने उसके मृतक पति के बाद अपने छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी। ये व्यवस्था ऋग्वेद काल में देखने को मिलता है। साफ साफ बताओ, पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू? एक बड़ा ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये आपको विधवा जो है अपने छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी। यह व्यवस्था ऋग्वेद काल में ऋग्वेदी के समाज में ये व्यवस्था था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ये ऋग्वेदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति सही था, यज्ञ में भी भाग लेती थी, ठीक है ना, सभा और समिति में भी भाग लेती थी। लेकिन
उत्तर वैदिक काल आता है, उसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत ही गिरावट आ जाती है। ऋग्वेद में जैसे कि महिला में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अल्पा, अपला और विश्वास जैसी विदुषी जो है स्त्रियों का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ऋग्वैदिक समाज में, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए गार्गी और याज्ञवल्क्य को वाद विवाद को चुनौती भी दिया हुआ था। गार्गी जो थी, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में मतलब कि कंपटीशन की भावना, कंपटीशन के में आपको फाइट किया हुआ था। कंपटीशन कहने का मतलब क्या है, शस्त्र किया हुआ था, मतलब कि आपको डिस्कशन किया हुआ था। गार्गी और याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती भी दिया गया था। जीवन भर उसमें जो है ऋग्वैदिक काल में जो है जीवन भर मन की अविवाहित में जो विवाह नहीं करने वाली महिला को क्या बोला, अमाजु कहा जाता था। अमाजु किसके लिए प्रयोग किया गया है, जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी उसके लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है जीविका उपार्जन करने के लिए, माने कि अपना घर द्वार चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या बोला गया, उपाध्याय कहा गया। उपाध्याय किसको बोला गया, जो अपना जीवन जो है यापन चलाने के लिए वेदांग पाठों को जो पढ़ाते थे अध्यापक, उसको उपाध्याय बोला गया है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या होता था, सोमरस था। सोमरस जो था आर्यों का जो है पेय पदार्थ कौन था, सोमरस था। और यह सोमरस जो है वनस्पति से बनाया जाता है। ये हिमालय पर्वत में ये सोमरस पाया जाता था और ये आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। आर्य मुख्यतः जो है 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। तो कौन कौन, तो वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ा को नीवी बोला गया, जिसको गंजी बोला जाता है। गंजी किससे बनता है, गंजी तो आपको देखे होंगे यार, ऐसे गंजी रहता है, ऐसे यार ये गंजी, इसी को नीवी बोला गया। इसी को क्या बोला, नीवी बोला गया, जो अंदर पहने नीवी। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। वस्त्रों का प्रयोग में 3 प्रकार के किया करते थे। अब देखेंगे आर्य जो थे, आर्य जो इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए साधन में आपको संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़ है ना, धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय में कौन कौन सा था, उसका व्यवसाय में आपको पशुपालन और कृषि हुआ करता था। कृषि और पशुपालन ये आर्यों का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। क्वेश्चन पूछेगा आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, दे देगा आपको व्यापार करना। व्यापार सही है, नहीं भाई नहीं था। व्यापार कहाँ हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको व्यापार किया जाता था। लेकिन आपको आर्यों का जो है ऋग्वैदिक काल में आपको पशुपालन व्यापार में और कृषि किया करते थे, कृषि। महर्षि कणाद को जो है ध्यान रखें, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को क्या बोला गया, गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, अधन्या। अधन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, क्वेश्चन पूछा अधन्या शब्द किसके लिए, तो गाय के लिए। अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य पशु के लिए श्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल देने की व्यवस्था किया गया है। उसमें जो है गाय को अगर कोई मृत्यु करा देता था, काट देता था, मार देता या घायल कर देता, उसे देश छोड़ दीजिए, नहीं तो उसे मृत्यु दंड देने की व्यवस्था जो है ये वेदों में किया गया है। लेकिन आज तो कत्लेआम होते ही जा रहा है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था, दे देगा गाय, दे देगा घोड़ा, तो घोड़ा भाई था। आर्यों की प्रिय पशु कौन था, तो घोड़ा। और सिंधु घाटी में कौन सा प्रिय पशु, तो कुब्बड़ वाला बैल।
कुब्बड़ वाला साँड़ था। कुब्बड़ वाला साँड़ सिंधु घाटी में। और आर्यों के प्रमुख प्रिय पशु कौन था? तो आपको घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। सबसे ज़्यादा प्रिय आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? तो आपको इंद्र भगवान थे। इंद्र भगवान आप समझ सकते हैं इंद्र भगवान क्यों थे आर्यों के, क्योंकि ये कृषि पर आधारित था ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करते थे? पशुपालन और कृषि। तो कृषि के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए ना, पानी। तो पानी कहाँ से? तो नहर था भाई, उसमें इंद्र भगवान को पूजा करते थे। इंद्र भगवान की पूजा करते थे लोग, इंद्र भगवान को, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिय देवता में इंद्र भगवान थे। आर्यों के द्वारा जो खोजी गई धातु कौन थी? तो लोहा। तो लोहा से आर्य लोग परिचित थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। और उस लोहा को लोहा नहीं क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क बोला गया, श्याम अयस्क कहा जाता था। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आर्यों के द्वारा जो है लोहा को किस नाम से प्रयोग किया गया? श्याम अयस्क बोला गया है। और तांबे के लिए क्या प्रयोग किया गया है? तांबे के लिए जो प्रयोग किया लोहित अयस्क बोला गया, लोहित अयस्क बोला गया है। तांबे के लिए लोहित अयस्क और लोहा के लिए श्याम अयस्क देखेंगे यहाँ पर। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन और आधुनिक नदी। प्राचीन और आधुनिक नदी में कुरुम्ब किसके लिए? कुर्रम के लिए प्रयोग किया गया। इसके वर्तमान में कुरुम जो था कुर्रम के नाम से जाना गया। कुंभा काबुल को बोला गया। कुंभा जो है काबुल नदी को काबुल को बोला गया। बितास्ता झेलम को बितास्ता झेलम, बितास्ता झेलम। अस्कनी चिनाब, परुष्णी राबी नदी के लिए। और सदुद्री किसके लिए? सदुद्री जो है सतुद्री किसके लिए? तो सतलज के लिए। सतलज के लिए क्या सदुद्री शब्द का प्रयोग किया गया है? तो परुष्णी राबी, अस्कनी चिनाब, सदुद्री सतलज के लिए, विशेषता झेलम, कुंभा काबुल, कुर्ब कुर्रम के लिए प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है। एक और यहाँ पर छूटा हुआ था, चलिए यहाँ पर देखेंगे। प्रमुख दर्शक और उसके प्रवर्तक के रूप में कौन कौन हैं? चावर्क दर्शक है, जो चावर्क जो है चावर्क का ही प्रवर्तक है। उसके बाद पूर्वी मीमांसा के लिए जैमिनी को जाना गया। पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक कौन? तो जैमिनी, ये दर्शन है, ध्यान रखेंगे। योग के लिए पतंजलि को। उत्तर मीमांसा के लिए बद्रायन, उत्तर बद्रायन का ये ध्यान रखेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो गए। न्याय दर्शन के गौतम हो गए। न्याय दर्शन के कौन? गौतम हो गया। और वैशेषिक क्या हो जाएगा? कनाद। तो ये ध्यान रखेंगे। सांख्य में कपिल, न्याय में गौतम, वैशेषिक में आपको कनाद, उत्तर मीमांसा में बद्रायन, पूर्व में जैमिनी, चवर्क हो जाएगा, योग के पतंजलि। तो ये बात याद रखेंगे। एक और यहाँ पर रखा हुआ था, हाँ देखिए, दिशा के लिए उत्तर वैदिक काल में जो प्रयोग किया गया राजा का नाम जो देखेंगे। पूर्व के लिए प्राचीन, पूर्व के लिए शब्द पर प्राचीन। दिशा के लिए, उत्तर के लिए क्या किया गया? पश्चिम के लिए प्राचिति के लिए प्रयोग किया, प्राचिति। और पश्चिम के लिए प्राचिति और उत्तर के लिए उदीची का प्रयोग किया गया है। मध्य के लिए कोई नहीं है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्र हो गया। पूर्व में प्राची राष्ट्र, राजा के लिए क्या किया? सम्राट के लिए, सौराष्ट्र के लिए विराट, राज या भोज के लिए प्रयोग किया गया है। इतना शब्द प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया है, हाँ यहाँ तक हम लोग देख रहे थे सर।
आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा गया, और तांबे के लिए लोहित अयस्क का प्रयोग किया गया। तांबे के लिए लोहित अयस्क के लिए और लोहा के लिए श्याम अयस्क के लिए प्रयोग किया गया है। और भारतीयों ने लोहा का ज्ञान जो है ईसा पूर्व किस शताब्दी में, तो 8वीं शताब्दी। लोहा की जानकारी जो पूछेगा तो लोहा की जानकारी किस शताब्दी में, तो 8वीं शताब्दी में प्रयोग मन की इसकी जानकारी हो जाती है। अच्छे से जानकारी 8वीं शताब्दी में होती है। चलिए बात करते हैं, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या बोला गया, पणी कहा गया। व्यापार करने के लिए जो लोग दूर दूर जाया करते थे उसके लिए क्या बोला गया, पणी शब्द का प्रयोग किया गया। पणी शब्द का प्रयोग किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली परिचित है, मन कि आपको गेहूँ है तो धान दीजिए, आटा है तो चावल लीजिए, तो ये आपको वस्तु विनिमय की प्रणाली है। वस्तु विनिमय आज भी प्रणाली है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या बोला गया, उसको सूदखोर या बेकनट का प्रयोग किया गया। बेकनट का प्रयोग किया गया। ऋण देकर ब्याज लेने वाले लोग को बेकनट कहा गया या सूदखोर कहा गया। यह महाजन आज के समय में जाना जाता है। मनुष्य और देवताओं की मध्यस्थता जो है भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे, तो अग्नि थे। मनुष्य और देवताओं के बीच में जो है भूमिका निभाने वाले कौन सा देवता, तो मनुष्य जो है किसके सामने साक्षी मानता था, अग्नि के सामने ये साक्षी माना करते थे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो देखेंगे कि उल्लेखित नदियों में सरस्वती जो है सबसे पवित्र मानी गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सुनिएगा, ऋग्वेद में जो ऋग्वेद में जो है किस नदी को पवित्र माना गया, तो आपको सरस्वती नदी को पवित्र माना गया। ऑप्शन है गंगा, तो गंगा नहीं, सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। बहुत लोग गंगा मार कर आ जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। ऋग्वेद में गंगा का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो गंगा नदी एक ही हुआ था, एक बार। यमुना का उल्लेख है, यमुना में 3 लेटर था, तीन बार। यमुना में 3 लेटर था, 3 बार उल्लेख हुआ है। तो गंगा का उल्लेख कितना बार, एक बार है ना, गंगा का एक बार। और यमुना में 3 लेटर है तो 3 बार। तो ये समझ में आ गया ऋग्वेद में। तो सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती जी। सबसे पवित्र में क्या ना, सबको पवित्र करते देती है कौन, तो सरस्वती जी। तो सरस्वती हो गया। और इसमें सिंधु का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है किस नदी का, तो सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है सिंधु नदी का प्रयोग ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख। चलिए क्वेश्चन समझिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन, सरस्वती। गंगा का प्रयोग ऋग्वेद में कितना बार, तो 1 बार में। यमुना का कितना बार प्रयोग, तो 3 बार में। सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका होगा, तो आपको सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। बात समझ लिया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो है प्रजापति जो है प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह ये आपको ऋग्वैदिक काल में इंद्र भगवान। लेकिन उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सबसे ज़्यादा महत्व था, उत्तर वैदिक काल में आपको प्रजापति। इंद्र कौन, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रिय देवता हुआ करते थे। विष्णु के 3 पग का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। तो ये विष्णु भगवान जो है, विष्णु के 3 पग है ना, 3 पग की विकास जो है किस काल में विकसित हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। तो बात समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया कि यह सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है, देख रहे हैं ना। उसके बाद ही भगवान का अवतार हुआ है, ठीक है। विष्णु भगवान के 3 पद की जानकारी किस काल में, उत्तर वैदिक काल में मिलता है ना भैया। बात समझ में आ रही है, कुछ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना किया गया, कल्पना का विकास, 3 पगों की कल्पना का विकास जो उत्तर वैदिक काल में। त्रेता द्वापर ये सब चीज़ जो है ना बोला जाता है। आपको थोड़ा इस चीज़ पर समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक का समय कौन सा यज्ञ कराया जाता था,
तो राजसूय यज्ञ कराया जाता था। राजसूय यज्ञ जो है किस लिए, तो राजा का राज अभिषेक जो कराया जाता था उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ कराया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था, जन्म के आधार पर बन जाता है। और ऋग वैदिक काल में का जो है वर्ण व्यवस्था किसका, उसका व्यवसाय पर आधारित है। व्यवसाय पर आधारित हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की था जन्म के आधार पर। अब है ना, अब जन्म ले लिए ना, आप काम कर रहे हैं बढ़ई का, धोबी का, नाई का, तो उसी में काम कीजिए। ये व्यवस्था कब से शुरू हो जाता है, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन आपको जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम में आपको महारत हासिल था, आपको जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर था। ये व्यवस्था किस में था, ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल जो है में ये व्यवस्था था। चलिए ऋग वैदिक काल देवता की बात करते हैं। ऋग वैदिक काल देवता में सुनिएगा, ऋग वैदिक काल में इंद्र भगवान, ठीक है ना, इंद्र भगवान युद्ध का नेता और वर्षा करने वाले देवता इंद्र भगवान जो थे। इंद्र भगवान जो है सबसे ज़्यादा ऋग वैदिक काल में ये ना प्रिय देवता थे, ठीक है ना। अब पशुपति तो क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता हो जाते हैं, वो तो प्रजापति होता है। उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति हो जाते हैं। अग्नि देखिएगा, देवताओं और मनुष्य के बीच में साक्षी मानने के लिए अग्नि का प्रयोग। वरुण जो देवता थे ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माण किए हुए थे, वरुण देवता, और समुद्र के देवता वरुण को ही बोला गया। और विश्व के विनायक और शासक और सत्य का प्रयोग, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता कौन थे, तो वरुण देवता थे। धौस जो कौन थे, आकाश के देवता। ये जो सबसे प्राचीन देवता कौन थे, ये धौस जो है आकाश के देवता को माना गया है। सोम देवता वनस्पति के देवता थे। उषा जो है प्रगति और उत्थान के देवता हैं। और आनीश्वर जो है विपत्तियों को हरने वाला, आनीश्वर जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं के देवता थे। उसके बाद विष्णु जो थे, विष्णु भगवान जो विश्व के रक्षक और पालन करता। विष्णु भगवान विश्व के रक्षक और पालन करता। मारुत जो है आंधी और तूफान के देवता हैं। अब देखेंगे उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा गया। और हल जो जिस लाइन में चलता था उस रेखा को सीता कहा गया। तो हल के ऊपर वाले सिरा को क्या गया, कि हल वाले को उत्तर वैदिक काल को सिरा कहा गया और रेखा को सीता कहा गया। ये ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में निष्क जो प्रयोग किया गया है, निष्क और तस्मान की जो है मुद्रा की इकाई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा निष्क और सतमान जो है किसकी इकाई हुआ करते थे, क्या बताएंगे, तो ये मुद्रा की इकाई हुआ करते थे, मुद्रा की इकाई। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जो है मुद्रा की इकाई क्या था, निष्क और सतमान क्या था, मुद्रा की इकाई उत्तर वैदिक काल में। कोई सिक्का का प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सिक्का का प्रमाण मिला है, नहीं मिला हुआ है। आगे देखिए, सांख्य दर्शक भारत के सभी दर्शकों में सबसे प्राचीन है। तो क्वेश्चन पूछेगा उस दर्शन का नाम बताइए जो सबसे प्राचीन है। तो ये सांख्य दर्शक जो है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल जो है, कपिल। इसके अनुसार जो है मूल तत्व जो कितना बताया गया, सांख्य दर्शन में मूल तत्व 25 को बताया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा सांख्य दर्शन में जो है कितने मूल तत्व बताया गया, 25 बताया गया है। तो पहला तत्व कौन बताएगा, पहला तत्व जो प्रकृति को बोला गया है। पहला तत्व में कौन, प्रकृति को बोला गया है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों में पहला तत्व कौन,
जिसको पीरियोडिक टेबल बोलो, इसको पीरियोडिक टेबल में कौन था? पहला तत्व प्राकृतिक तत्व है। बात करते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? मांडुक उपनिषद है, मांडुक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया? मांडुक उपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से किया गया है। तो उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है किससे किया गया? टूटी हुई नाव से किया गया है। सत्यमेव जयते मांडुक उपनिषद से लिया गया है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए जो है आपस्तम व्यवहारिक ज्यामितीय का प्रयोग किया जाता था। माने कि ज्यामितीय रूप में वेद माने कि हवन कुंड ऐसे बनाया जाता है ना, या ऐसे बनाया जाता है ना, तो ज्यामितीय का प्रयोग किया गया। ऋग गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता को संबोधित होता है। तो गायत्री जो है मंत्र जो है किस देवता को? सावित्री जो है सूर्य को समर्पित है, जिनका संबंध जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र, ऋग्वेद कहाँ से लिया? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया जो सावित्री को समर्पित है। और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है। तो लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे यही विश्वामित्र जो है लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना किए हुए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। श्राद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटा जो है नेमी ने शुरुआत किया है। श्राद्ध की प्रथा जो है मन की आदमी मृत्यु हो जाता है तो भोजन खिलाता है ना, उसी को श्राद्ध बोलते हैं। तो ये व्यवस्था जो है किसने शुरू किया है? श्राद्ध काम जो है किसने शुरू किया है? पहला प्रथा तो ये आपको पहला जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटे जो है नेमी ने शुरू किया है, नेमी ने किया है। श्राद्ध जो होता है ना, मरने के बाद आदमी मर जाता है, इसी को श्राद्ध बोलते हैं। तो इसको कौन सा ऋषि? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटा नेमी ने किया है। कौन व्यक्ति ने? तो नेमी ने किया है, नेमी ने। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर वैदिक का पहला नगर बताएंगे जो पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग मिलता है। तो कौशाम्बी नगर में। कौशाम्बी नगर किस लिए स्पेशल है? तो ये उत्तर वैदिक का ये कौशाम्बी नगर जो था पहली बार पक्का ईंटा का बना हुआ घर मिलता है, कौशाम्बी नगर। महाकाव्य 2 है, कौन कौन? महाभारत और रामायण है। महाभारत का पुराना नाम पूछता है तो जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। या ऑप्शन में दे देगा महाभारत का पुराना क्या था? युद्ध ग्रंथ है, युद्ध ग्रंथ, ठीक है ना। जय संहिता बोला गया। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। गोत्र नामक संस्था का जन्म नहीं होता है, किस गोत्र के हैं? आपका गोत्र कौन सा है? तो यह गोत्र नामक जो है गोत्र का जन्म किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल जो था ना, तो इसमें ये व्यवस्था किया गया आपका जन्म से ही आपका काम का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ से ही जाति पाति की शुरुआत हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। तो गोत्र नामक संस्था का जो शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही शुरू होता है। और आज आधुनिक काल में आज भी ये जीवित है। इसको ख़त्म कीजिए गुरु। चलिए, जाति पाति छोड़ो, देश से नाता जोड़ो, हमारा नारा है। मिस्टर सिंह का नारा जानते हैं क्या है? जाति पाति छोड़ो, देश से नाता जोड़ो, ठीक है ना। जाति पाति छोड़ो, देश से नाता जोड़ो। चलिए बात करते हैं दर्शन विचारधाराएं। देखिए दर्शन विचारधाराएं में तो रूढ़िवादी विचारधारा
सबसे पहले देखते हैं रूढ़िवादी विचारधारा क्या होता है, उसके बाद सांख्य विचारधारा क्या है। तो रूढ़िवादी विचारधारा जो है इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों को प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते हैं और इसके अनुसार वेद जो मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित ग्रंथ है और 6 उप संप्रदाय जैसे कि योग, न्याय, उसके बाद वैशेषिक, मीमांसा, वेदांग को षष्ठ दर्शक कहा गया है। तो ये षष्ठ दर्शक बोला गया है। अब सुनिए, रूढ़िवादी विचारधारा नहीं होता है कि हमारा बाप दादा ये काम करते आ रहे हैं तो हम करेंगे, हम इस प्रथा को नहीं छोड़ेंगे, तो इसी को रूढ़िवादी विचारधारा बोलते हैं। माने कि हमारा बाप दादा जो काम कर रहे हैं, जो परंपरा चली आ रही है उसी को हम करते रहेंगे। या जैसे कि पूजा पाठ अभी तक चलता आ रहा है तो बोलेगा कि पूजा पाठ छोड़ दो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा पे आज से जो चलती आ रही थी उसी को रूढ़िवादी विचारधारा। ये विचारधारा क्या आता है, वेद पर क्या बोलते हैं, प्रमाणिक का सवाल नहीं होते, बोलते हैं वेद ये प्रमाणिक जो लिख दिया गया वो सही है, माने कि जो बोल दिया गया चल रहा है तो चल रहा है तो चल रहा है। तो ये रूढ़िवादी विचारधारा। इसमें जो है षष्ठ दर्शन, ये चलिए यहाँ पर याद रखें, षष्ठ दर्शन में कौन कौन, तो आपको सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांग जो है इसको षष्ठ दर्शक बोला, षष्ठ दर्शक। तो इसी में से दे देगा कि बताइए षष्ठ दर्शक में योग है, बिल्कुल है, न्याय है, सांख्य है, वैशेषिक है, हाँ, मीमांसा है, वेदांग है, इसी को षष्ठ दर्शक बोला गया। तो ये आपको रूढ़िवादी विचारधारा में। अब देखेंगे सांख्य विचारक जो है सांख्य विचारक जो दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, गिनना। सांख्य का मतलब क्या था, गिनना। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान से मोक्ष की ओर ले जाना ही ये आपको सांख्य विचार का मानना है। आत्मज्ञान से ही आपको मोक्ष मिलेगा, पूजा पाठ करने से नहीं। आपको ये बोला गया है जब आपको मोक्ष की प्राप्ति जो होगा कैसे, आत्मज्ञान से ही मोक्ष की ओर ले जाना ही है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, द्वैतवाद में ये विचार रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं और ये अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। ये जो है ध्यान रखेंगे, आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं जो, और ये अवधारणाएं सभी ज्ञान पर आधारित है। इस ज्ञान को 3 प्रमुख अवधारणाओं में से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण। देखिएगा ऐसे हैं, प्रत्यक्ष को अनुभूति, अनुमान के निष्कर्ष और शब्द का श्रवण। तो ये आपको इसी से आपको प्रत्यक्ष को अनुभूति कीजिए, अनुमान को निष्कर्ष कीजिए और शब्द का श्रवण कीजिए, ये अवधारणा बताया गया। और यह विचारधारा जो है अन्वेषक की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको सांख्य दर्शन के बारे में बताया गया था। सांख्य दर्शन में आत्मज्ञान को मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन इसमें रूढ़िवादी विचारधारा में जो है वेद आपको मोक्ष में, वेद ही है जो है, ये वेद में ही आपको मोक्ष का ले जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति वेद से ही होगा। ये रूढ़िवादी विचारधारा, समझ में बात आ रही है ना। रूढ़िवादी विचारधारा में मोक्ष से आपको मोक्ष की प्राप्ति किसे होगा, वेद से बोला गया, वेद से। लेकिन सांख्य दर्शन में क्या बोला गया है, सांख्य दर्शन में बोला गया है आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो समझ लीजिए आपको। चलिए योग विचार की बात करते हैं। कौन सा विचार, योग विचार में क्या बताया गया है, इसके अनुसार मानव का जो है शारीरिक उपयोग अर्थात ध्यान का पर जो है उपयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति प्राप्त करने का साधन जो है यम, यानी कि स्वयं नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम व्यक्ति के जीवन में संचालित करने वाले नियमों का पालन करना और प्रत्याहार विषय का चयन
धरना, मन को स्थिर करना। उसके बाद ध्यान जो है ध्यान को एकत्रित करना। उसके बाद समाधि, तन मन पिंड का विलय ही स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेदित करने के लिए। तो ये आपको योग से आपको मोक्ष की प्राप्ति, अपने शरीर से योग कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, है ना। तो इस पर आपको योग दर्शन के बारे में बताया गया। अब देखिए न्याय विचार के में क्या बताया गया है। न्याय में वाला आप समझिएगा, न्याय में क्या है, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है तर्कपूर्वक चिंतन करना है। ये विचार जो है न्याय पर आधारित, इसमें क्या है, मुक्ति पाने के लिए जो है तर्क पूर्वक चिंतन और विश्वास कीजिए और इस विचारधारा को मानना है कि निष्कर्ष श्रवण और उपमा जैसे जो तर्क सम्मत साधनों का उपयोग करके मनुष्य किसी भी समस्या की सत्य जांच कर सकता है। और इनका ये मानना है कि ईश्वर ने न कोई ब्रह्मांड की रचना किया है, न कि बिल्कुल उसका पालनहार और सहारक भी है। ये आपको न्याय का विचारधारा का मानना है। न्याय विचारधारा में क्या बताया गया भैया, न ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना किया है और न इसका कोई पालनहार है। यह किस विचारधारा, तो न्याय विचारधारा। तो इसमें तर्क कीजिए, चिंतन कीजिए भाई। चिंतन की बातें किस में होती है, तो न्याय में। बात समझ में आ रही है। बात करते हैं आगे वैशेषिक विचारधारा की बात करें। वैशेषिक विचारधारा में क्या बताया गया, विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीय विश्वसनीय रखा हुआ है और इसके अनुसार ब्रह्मांड के हर पदार्थ 5 अवस्था में बना हुआ है। इसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है। तो यह किस विचारधारा का मानना है, वैशेषिक विचारधारा में। तो पूछेगा 5 तत्व बना हुआ है ब्रह्मांड की रचना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। यह किस विचारधारा का मानना है, तो वैशेषिक विचारधारा का मानना है। और इस विचारधारा के दृष्टिकोण जो है अत्यंत वैज्ञानिक तौर पर है। इसके द्वारा जब परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ है। वैशेषिक विकास का जो है किस पर, तो आपको ध्यान रखेंगे परमाणु का विकास जो हुआ है वैशेषिक विचारधारा पर, जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश का निर्माण हुआ है। ध्यान रखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है। अब बातें करते हैं मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ होता है तर्कपूर्वक चिंतन करना। तर्कपूर्वक जो है चिंतन करना, विवेचना करना और अनुपयोग की कल्पना। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठ और स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा जो है नियम के द्वारा सभी कर्तव्य को पूर्ति करना होगी। और इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानीय भाग पर है और मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों को निष्पादन पुरोहितों के सहायता से करना होता है। देखिएगा उसके बाद करना होता है। इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच जो है सामाजिक अंतर को निहित रूप से विधान प्राप्त की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा जो है इनका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया है। कहने का मतलब नहीं समझ में, चलिए आपको बताते हैं मीमांसा पूर्वक विचारधारा क्या है। चलिए मीमांसा के बारे में बताते हैं। इसमें तर्कपूर्वक विचार विवेचना अनुप्रयोग का काल बना गया है। मन कि आपको मुक्ति चाहिए ना, स्वर्ग में जाना है ना, तो जो वेद में जो नियम दिया गया उसको पालन कीजिए और पंडित जी को भोजन खिलाइए, पूजा पाठ कराइए। ये आपको मीमांसा का विचारधारा है। लेकिन मीमांसा में क्या है, ब्राह्मणों के द्वारा जो है उसकी प्रयोग में लोगों पर वर्चस्व स्थापित करना है, मन कि पुरोहित आपको बनाना है, गुलाम बनाना है। तो आपको किस में है, मीमांसा की विचारधारा में मानना है। चलिए विचार पढ़ लीजिए। उसके बाद वैदिक विचारधारा में क्या हो गया, वेदांत विचारधारा में। इस विचारधारा में क्या बताया गया है, दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बद्रायण के द्वारा लिखी गई है और लिखित ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। चलिए बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है
ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र के रचनाकार कौन? बदरायण है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म की इस जीवन की वास्तविकता है कि शेष सभी बात मिथ्या या माया है और इनके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मांड की अनुमति से मुक्त को प्राप्त हो जाता है। यह तर्क ब्रह्म और आत्मा को अनिश्वर और शाश्वत बना देता है। समझिए ये बात क्या बताया गया है। वेदांत का मतलब देखो, वेदांत के रचनाकार तो बदरायण जो है और ये प्राचीनतम ग्रंथ जो है इसमें बताया गया है स्व का ज्ञान, मतलब कि अपने आप को ज्ञान मिल जाता है ना, खुद का ज्ञान मिल जाता है तो आदमी क्या होता है? ब्रह्म में लिप्त हो जाता है और वो उसके आत्मा को क्या मिलती है? शाश्वत ज्ञान मिल जाती है और उसको एक वही मोक्ष मिल जाती है। वो वेदांत विचारधारा का मानना था। नास्तिक विचारधारा, चलो अब बात करते हैं नास्तिक विचारधारा या वेदों की मौलिकता। ये वेद जो है, जितने भी वेद की मौलिकता पर विश्वास नहीं करता है तो बोला जाता है वेद को रचना कौन किया? तो भगवान किए हैं। लेकिन ये नास्तिक विचारधारा के लोग, मतलब कि नास्तिक विचारधारा क्या है? वेद जो है मौलिकता पर विश्वास नहीं करता है, मौलिकता पर विश्वास नहीं करता है उस पर, और भगवान की अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा करता है। नास्तिक जो है, नास्तिक विचारधारा भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करता है और ये 5 उपधारणाओं को विभाजित करता है जिसमें बौद्ध आता है। बौद्ध लोग जो है नास्तिक है, जैन नास्तिक लोग हैं, लोकायतता और अज्ञान और आजीविका ये जो है नास्तिक विचारधारा में आते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में कोई भगवान की कल्पना नहीं किया गया है, जैन धर्म में कोई भगवान की कल्पना नहीं, लोकायत में भी नहीं और अज्ञान और आजीविका में भी आपको नास्तिक विचारधारा के अधीन ये बात है। चलिए बात करते हैं लोकायतता दर्शन या चार्वाक विचारधारा। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखा हुआ है। लोकायतता दर्शन या चार्वाक विचारधारा, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखा है। इसकी चर्चा वेद और बृहदारण्य उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, 4 तत्व बताया गया। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधार तत्व में नहीं कर सकते हैं। ये लोकायत की बात बोल रहा है, आकाश की 5 तत्व में नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे हैं। आकाश जो है अनुभूति से परे हैं और विचारधारा के अनुसार विश्व के परे कोई जगत नहीं है। इसलिए मृत्यु मानव का अंत है, अर्थात सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, है ना। सुख भोग और मानव का लक्ष्य यही होने चाहिए। इसलिए उन्हें खाओ पियो मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादक। कितना अच्छा बात बोला गया जी। खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो का सिद्धांत ये किसका विचार है? खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो लोकायत दर्शन का मानना है, अर्थात चार्वाक विचारधारा का मानना है। खाओ पियो मस्त रहो, सुख दुख के साथ मस्त रहो बोला गया। अज्ञान की बात करते हैं। अज्ञान जो है कट्टरपंथी शास्त्रवाद में विश्वास करते हैं और इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। ये बोला गया, अज्ञान में बोला गया है ये कट्टरपंथी विचारधारा, इसमें ज्ञान प्राप्त करना असंभव बताया गया है। यदि असंभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसलिए विश्वास था कि अभिज्ञानता सर्वोच्च है, अभिज्ञानता सर्वोच्च है। अब बात करते हैं आजीवक में, आजीवक संप्रदाय के बारे में सुनिएगा। चलिए आजीवक संप्रदाय के बारे में, इसकी स्थापना कौन किया था? आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछता है कौन? तब मंगलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मंगलीपुत्र गोसाल के द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में किया गया। यह बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ
के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है और यह कर्म को भ्रामक मानता है। बोलता है कि कर्म जो है भ्रामक है। किसका मानना? आजीवक संप्रदाय के मंगलीपुत्र गोसाल का मानना है कि कर्म क्या है? भ्रामक है। और देखो, इसने बौद्ध और जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था, है ना। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। तो क्वेश्चन पूछता है आजीवकों का कहाँ केंद्र था? तो श्रावस्ती में था। बात समझ में आ गया? अब देखेंगे आजीवक संप्रदाय के मानने वाले को निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते हैं। बिंदुसार इसके अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के कौन अनुयायी था? तो ये आपको बिंदुसार जो आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। अशोक 7वें स्तंभ में राजदेश में आजीवकों का उल्लेख किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। आजीव क्वेश्चन पूछेगा अशोक के कौन सा अवलेख में स्तंभ में आजीविका का उल्लेख किया है? तो 7वें स्तंभ लेख में जो है 7वें अशोक के स्तंभ में जो है आजीवकों का उल्लेख मिलता है। बिंदुसार किनसा मानने वाला था? आजीवक संप्रदाय का। तो आजीवक संप्रदाय कब चला था? तो 6वीं शताब्दी में। आजीविका का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में था। यह वेदों को सत्ता को नकारा है। बात समझ में आ गया? इसके रचनाकार कौन है? मंगलीपुत्र गोसाल ने किया है। तो आजीवक संप्रदाय से इतना क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए क्या है वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या बोला गया? प्रस्थानत्रयी कहा गया है। तीनों ग्रंथों को क्या बोला गया? प्रस्थानत्रयी कहा गया है। 3 ग्रंथ में कौन? उपनिषद, भागवत, ब्रह्मसूत्र को। उपनिषद, भागवत, ब्रह्मसूत्र को क्या कहा गया? तीनों ग्रंथ को प्रस्थानत्रयी कहा गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हुए ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पढ़ने हम चल रहे हैं छोटा टॉपिक। इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर कर लिया जाए। चलिए चैप्टर नंबर 5 अब देख लेंगे। लुसेंट में महाजनपद का उदय। बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद का उल्लेख किया गया। तो उसमें कितना जनपद हुआ? तो जनपद 16। किस शताब्दी की बात करें तो 6वीं शताब्दी की बात है, बांटा गया था। इसकी जानकारी, इस 16 जनपदों की जानकारी हमें किससे? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 जनपदों को जो है ये जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय किसका है? तो बौद्ध ग्रंथ के ये ग्रंथ है जो है जिसमें 16 जनपद की जानकारी मिलती है। चलिए 16 जनपद से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजधानी पूछ लेता है। तो अंग की राजधानी, अंग में अंग से क्या होगी? अंग से कीजिए, अंग से क्या कर लीजिएगा? चिपक जाइए। अंग से अंग मिलाइए तो चिपक जाइए। अंग से अंग मिलता है तो क्या होता है? तो चिपक जाता है। तो चंपा, अंग से अंग मिली तो चंपा। मगध देखिएगा। चलिए मगध का राजधानी क्या था? तो गिरिव्रज या राजगिरी दोनों राजधानी था। तो मगध में गिरिव्रज और राजगिरी ये जो पड़ता है पटना गया बिहार में पड़ता है। 2 को बिहार में हो गया। यहाँ पर अंग भागलपुर मुंगेर में। अब देखो काशी जो है पता है, काशी वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में। वात्स्य जो है कौशाम्बी, वात्स्य की राजधानी क्या है? वात्स्य कौशाम्बी में
राजधानी। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वात्स्य की, जो इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बज्जी पड़ता है, बज्जी ये महाजनपद है। तो बज्जी की राजधानी कहाँ है? तो 3 गो, तो वैशाली, विदेह और मिथिला। तो दे देगा मिथिला किसकी? तो बज्जी की। विदेह दे देगा तब बज्जी की। वैशाली दे देगा आपको बज्जी के, ठीक है ना। बज्जी में 3 गो लेटर, तो 3 गो राजधानी, वैशाली, विदेह, मिथिला। वैशाली, विदेह, मिथिला हो गया। तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास क्षेत्र जो है। कौशल की बात करते हैं। कौशल की राजधानी कहाँ? तो कौशल श्रावस्ती, ये आपको फैजाबाद, गोंडा, भरचाई, उत्तर प्रदेश के पास देखने को मिलता है। ये कौशल जो है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ? तो श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महासमुंदी। अवंती की राजधानी उज्जैन, महासमुंदी। यह मालवा मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखेंगे। मल्ल की राजधानी क्या है? मल्ल की राजधानी जो पूछेगा कुशावती। मल्ल किसकी राजधानी थी? तो मल्ल की राजधानी कुशावती। मल्ल की राजधानी कुशावती, जो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर में पड़ता है। मल्ल पूछेगा तो कुशावती। पंचाल, अहि छत्रक और काम्पिल्य पूछेगा तो पंचाल है, और अहि छत्रक भी पूछेगा तो पंचाल है। बरेली जो है उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी का हो जाएगा शक्तिमती किसका है? तो चेदी ये आपको उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। चेदी का क्या हो जाएगा? शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का राजधानी क्या है? कुरु जो है इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली, मेरठ के हरियाणा के क्षेत्रों में पड़ता है ये जगह। मत्स्य विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास क्षेत्र जो है। मत्स्य विराटनगर किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। कंबोज या हटक, कंबोज तो हटक, राजौरी, हाजरा क्षेत्र में गुजरात में पड़ता है। कंबोज की राजधानी हाटक। सुरसेन की राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अस्मक का पोटली या पोतन, अस्मक हो जाएगा पोटली, अस्मक का पोटली। गोदावरी नदी क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। तो क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद का नाम क्या? अस्मक है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद का नाम बताइए। अस्मक की राजधानी का पोटली या पोतन। गंधार की राजधानी का तक्षशिला। रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। और इस प्रकार 16 जनपद जो है इसी से राजधानी पूछता है। 16 जनपद याद हो गया। बुद्ध के जन्म के पूर्व 16वीं शताब्दी में ये आपको 16 जनपद का उल्लेख किया गया है। तो अंगुत्तर निकाय में आपको बुद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलता है। चलिए एक बार और पढ़ लीजिए। अंग से अंग मिलेगा तो चिपक जाएगा चंपा, भागलपुर मुंगेर में। मगध हो जाएगा गिरिजबज, राजगिरी में, गया पटना में। काशी, वाराणसी, वत्स्य कौशाम्बी, बज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, 3 गो राजधानी इसका। कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, महासमुंदी, मल्ल का आपका कुशावती, पंचाल का ही क्षत्रिय का काम्पिल्य, चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य पूछेगा विराटनगर। उसके बाद कंबोज का हाटक, सुरसेन मथुरा, अस्मक पोटली या पोतन, ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद का नाम बताइएगा। तो ये आपको अस्मक जो है जिसकी राजधानी पोटली या पोतन है। गंधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला थी। तो इस प्रकार 16 जनपद जो थे, 16 जनपद हम लोग देख लिए। 16 जनपद के समाप्त होने के बाद इस प्रकार हम लोग 3 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए। पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता और उसके साथ ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है ना, वैदिक काल देखें। और ये 16 जनपद, ये टॉपिक जो लूसेंट का टॉपिक समाप्त होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी तमाम दोस्तों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने एक दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक ये बातें पहुंच सकें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।